हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीए फाइनल एससीएमपी। एकदम छोटा एंड इजी चैप्टर है, 5 पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे एंड सारी केस स्टडीज भी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का कवरेज क्या होगा। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आखिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूस किया। नाम वापस से एक बार, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनली भी कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करता था, पहले के ज़माने में भी कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करता था, पर ट्रेडिशनली जो कॉस्ट मैनेजमेंट था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। सवाल ये आता है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कहेंगे किसको। तो जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखा जाएगा, उसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। पूरे चैप्टर में ये 3 फैक्टर्स के ऊपर ही डिस्कशन किया जाएगा। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस को थोड़ा फर्दर एक्सटेंड किया है कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चैप्टर हमें बोलता है कि अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पर अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना है तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन एक बार कलेक्ट करने के बाद आप ऐसे ही हवा में नहीं रख सकते। वो इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए कुछ लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हो। तो ये फ्रेमवर्क के बारे में कहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा? स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। 3 टाइप के फ्रेमवर्क ये चैप्टर हमें देता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये फ्रेमवर्क का यूज़ किसके लिए होगा? इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए। जाहिर सी बात है कि इन्फॉर्मेशन अरेंज करने के बाद उसको इंटरप्रिट तो करना है, इंटरप्रिटेशन भी तो करना है। यानी कि फ्रेमवर्क का यूज़ किसके लिए होगा? एक बार इन्फॉर्मेशन को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद वही इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन करना है, तो उस केस में आप वैल्यू चेन अप्रोच की कैसे हेल्प ले सकते हो, वो कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। ये सब चीज़ क्या होती है वो डिटेल में जाके देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी, उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर 3 चीज़ें आपके कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में है तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें? स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस को थोड़ा फर्दर एक्सटेंड किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस देखेंगे, पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस खत्म कर देंगे। बाद में 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। छोटा सा चैप्टर है, पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा और पेज नंबर 5 पे खत्म भी हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी। पर वो स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट करता क्या था। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा कि आप अपना खर्चा कम करो, अपने आप आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आपको ज़िंदगी में एक ही काम करना है, वो आपका खर्चा कम करो। जितना खर्चा कम करेंगे उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की सोच है। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि मशीन के मेंटेनेंस के ऊपर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मशीन के मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा किया तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, एंड जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तब आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आपको मशीन के मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह हमें ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बताता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट हमें यह बताता है कि जब भी आपका प्रोडक्ट लोअर क्वालिटी में बन सकता है तो आपको अननेसेसरी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया तो अननेसेसरी आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सोच किसकी है? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो ये सब डिस्कस करने के बाद इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहली लिमिटेशन की ये शॉर्ट टर्म आउटलुक है, बहुत छोटी सोचे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचेंगे कि क्वालिटी इंप्रूव करूंगा तो मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे एंड फ्यूचर में मुझे ज़्यादा सेल्स देंगे। ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं सोचेगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक ही चीज़ सोचेगा कि आज की तारीख पर मैं खर्चा कैसे कम कर सकता हूँ, यानी कि शॉर्ट टर्म आउटलुक है। दूसरा, एक्सेसिव कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा एंड कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्वालिटी खराब होगी एंड अल्टीमेटली कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे। थर्ड पॉइंट,
लोअर क्वालिटी होगी तो उससे कस्टमर चले जाएंगे एंड इट रिजल्ट्स इन लोअर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अल्टीमेटली आपका सेल्स भी कम होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हैं तो। फोर्थ पॉइंट, इट इग्नोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है ये सब चीज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है। कॉम्पिटिटर हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा, पर मेरा फोकस तो क्या है कि आज की तारीख पे मुझे कॉस्ट कम करना है। तो यानी कि ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, यानी कि प्रोएक्टिव नहीं है, कुछ होगा उसके बाद रिएक्शन लेंगे। यानी कि मशीन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद मशीन के ऊपर खर्चा करूंगा, मशीन के ऊपर प्रोएक्टिव होकर मशीन के मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। जब मशीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया उसके बाद मशीन के ऊपर खर्चा करूंगा, यानी कि ये रिएक्टिव अप्रोच है। एंड द लास्ट पॉइंट, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। एकदम इजी है। सबसे पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म आउटलुक, उसके बाद 2 पॉइंट्स कस्टमर से रिलेटेड है कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे एंड अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे तो आपका लोअर सेल्स एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, ये 3 पॉइंट। उसके बाद 2 पॉइंट की एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करता है रिएक्टिव अप्रोच, वापस से 5 पॉइंट। शॉर्ट टर्म अप्रोच है, कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होंगे, आपकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, रिएक्टिव अप्रोच है। एंड द लास्ट पॉइंट, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिव्यू करने में कम फोकस किया जाता है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कुछ थी जिसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमें यह कहता है कि आज के ज़माने में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है, आपके कस्टमर को आपके पास से क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आपके कस्टमर्स को आपको सेटिस्फाई करना है, कंपटीशन के अंदर आपको मार्केट में टिकना है, तो आप कम खर्चा करने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको क्वालिटी के ऊपर कंपलसरी ज़्यादा खर्चा करना होगा। क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ही आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे एंड आज के ज़माने की कंपटीशन में तो ही आप टिक पाएंगे। ये कौन हमें बताएगा? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी जिसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक ही फोकस था कि कॉस्ट रिड्यूस करो, बाकी कुछ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करो। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि कॉस्ट रिड्यूस तो करो ही, पर साथ साथ में वैल्यू इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस करो। यानी कि आपके कस्टमर्स को आपके पास से कुछ वैल्यू इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए, तो ही वो फ्यूचर में दूसरी बार आएगा। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्ट रिड्यूस करो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कॉस्ट रिड्यूस तो करो ही, साथ में वैल्यू इंप्रूवमेंट भी दो। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा, लाइक कंपटीशन एंड मार्केट ग्रोथ। यानी कि कोई भी कॉस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो ट्रेडिशनली हम क्या सोचते थे? सिर्फ इंटरनल फैक्टर सोचेंगे, पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम कंपटीशन का भी देखेंगे, मार्केट ग्रोथ का भी देखेंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या डिसीजन ले रहा है। यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कोई भी कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो भी मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में लूंगा। थर्ड पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जाहिर सी बात है, और ये रिस्क एवर्स है, और ये रिस्क टेकिंग एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। मार्केट के अंदर कोई चेंज आया और मुझे अकॉर्डिंगली कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो भी मैं करूंगा, अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो करूंगा तो। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में तो एक ही फोकस होगा कि मुझे खर्चा कम करना है। तो यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाएगी वो तो क्लियर है। सवाल आता है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ कंसीडर कैसे की जाएगी। यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा तो क्या करेगा, यानी कि उससे ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वापस से एक बार, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा तो क्या करेगा जिससे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया कि जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा, वो सिस्टम को क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि ये सब चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है तो आपको अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। जैसे ही आपने ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट की, इसका मतलब आपने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया एंड अपने आप ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि वैल्यू चेन क्या होगा। तो वैल्यू चेन के कॉन्सेप्ट को मैं अगर एक लाइन में समराइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी वो सारी एक्टिविटीज़ को कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में मैं अरेंज करूं, उसकी कोई एक चेन बनाऊं तो उसको मैं क्या कहूँगा? वैल्यू चेन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी उसकी कुछ लॉजिकल सीक्वेंस बनाने की ट्राई करूँ तो मैं बोल सकता हूँ सबसे पहली चीज़, मैं सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करूँगा, फिर सप्लायर रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा, रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग करूंगा, फिर वो स्टोरेज होगा एंड अल्टीमेटली कस्टमर को डिलीवर होगा। यानी कि ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई उसको मैंने कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की ट्राई की, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वैल्यू चेन। क्योंकि मैंने चेन बनाने की ट्राई की इसलिए इसको क्या कहेंगे? वैल्यू चेन।
वैल्यू चेन का सिंपल एक ही मतलब हुआ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई वो सारी एक्टिविटीज़ को कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। एंड वैल्यू चेन एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, ये जो भी वैल्यू चेन हमने बनाई उसका एनालिसिस करना, यानी कि वैल्यू चेन एनालिसिस। सवाल ये आता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ का लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद उसको एनालिसिस करना ज़रूरी क्यों है। उसका सिंपल रीज़न एक ही है, आइडिया इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज टू रिड्यूस द कॉस्ट प्लस अलोकेट रिसोर्सेज टू वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। वैल्यू चेन एनालिसिस करने की जरूरत मुझे इसलिए है, यानी कि सबसे पहला मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कितनी है एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कितनी है। ये आइडेंटिफाई करने से क्या होगा, मैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने की ट्राई करूंगा ताकि मेरा कॉस्ट सेव हो सके एंड जितने भी रिसोर्सेज है वो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ में मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, इसलिए मुझे वैल्यू चेन एनालिसिस करना है। सवाल ये आता है कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ क्या होगी, तो उसका डिटेल में डिस्कशन होगा चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अगर आपके पास ये मटीरियल है तो यू कैन कम ऑन पेज नंबर 67 जिसके अंदर ये पूरा डिस्कशन किया है। अभी के लिए छोटा सा ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो करने से प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होगा, जो करने से कस्टमर वो प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा वैल्यू देगा। सबसे पहले एग्जांपल दूं, प्रोसेस टाइम इज ए वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, कि रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, वो एक्टिविटी को कहेंगे वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, कि वो एक्टिविटी अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो कस्टमर इस प्रोडक्ट की मुझे ज़्यादा वैल्यू देगा। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल हुआ, इंस्पेक्शन टाइम। फॉर एग्जाम्पल इस पेन की वैल्यू है 50 रुपये, तो इस पेन का मैं इंस्पेक्शन करूं या ना करूं, कस्टमर तो मुझे 50 रुपये ही देगा। अगर मैंने इंस्पेक्शन किया तो कस्टमर ज़्यादा रुपये देगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि इंस्पेक्शन की एक्टिविटी इस पेन के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, यानी कि इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कैसी है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। दूसरा एग्जाम्पल दूं तो स्टोरेज टाइम, इस पेन का स्टोरेज करने के लिए मैं कोई कॉस्ट इनकर करूं या ना करूं, इस पेन का स्टोरेज करने की मैं एक्टिविटी परफॉर्म करूं या ना करूं, इस कस्टमर की अगर इस पेन की वैल्यू 50 रुपये है तो मेरा कस्टमर इसके पेन के 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता है कि इस पेन का मैंने स्टोरेज किया तो 50 रुपये से ज़्यादा दे। यानी कि स्टोरेज की वैल्यू, स्टोरेज टाइम की वैल्यू एक्टिविटी कैसी है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी मैं परफॉर्म करूँ या ना करूँ, कस्टमर मुझे जितनी वैल्यू देने वाला था उतनी ही वैल्यू देगा। तो स्टोरेज टाइम की वैल्यू नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसको परफॉर्म करने से प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो इन शॉर्ट वैल्यू चेन एनालिसिस मुझे करना क्यों है, सबसे पहले मैं सारी एक्टिविटीज़ को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करूंगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करूंगा, और ये सब एक्सरसाइज करने की एक ही ज़रूरत है कि मुझे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करूँ एंड उसको एलिमिनेट करूँ एंड अल्टीमेटली वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ में मैं रिसोर्सेज का ज़्यादा अलोकेशन कर सकूँ। तो इसलिए मुझे वैल्यू चेन एनालिसिस करना है। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस में सारी एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे वो सारी एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड एक है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिसका यूज़ होगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेगी। वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर टोटल 5 टाइप की एक्टिविटी आएगी। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। सबसे पहले सबका ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद उसके डिटेल्स में जाएंगे। तो ये सप्लायर रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा वेयरहाउस में से रॉ मटेरियल यूज होगा फैक्ट्री के अंदर। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई उसको क्या कहेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक। रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जितने भी फैक्ट्री के अंदर ऑपरेशंस होंगे उसको क्या कहेंगे, ऑपरेशंस। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद फिनिश गुड्स स्टोर होगा वेयरहाउस में एंड वेयरहाउस में से डिलीवर करेंगे कंज्यूमर को। तो यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे आएगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मार्केटिंग एंड सेल्स मतलब आप अपने फिनिश गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितना भी प्रमोशन करेंगे, जितना भी मार्केटिंग करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज आएगी मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। एंड आफ्टर सेल सर्विस को समझाने की जरूरत नहीं है। तो सारी एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू देख लिया, अभी वन बाय वन सबके डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी, एकदम ध्यान से सुनना। मटीरियल को रिसीव करना, मटेरियल का स्टोर करना एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन करना टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सारी एक्टिविटी कहाँ पाएगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मटेरियल का स्टोरेज से लेके मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी एक्टिविटीज आएगी इनबाउंड लॉजिस्टिक। ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस। कोई प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट का टेस्टिंग, वो भी कहाँ पाएगा, ऑपरेशन। प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो फिनिश गुड्स को पैकेज करेंगे, वो सब एक्टिविटीज भी कहाँ पाएगी, ऑपरेशंस के अंदर। आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि क्या, कि वेयरहाउसिंग, फिनिश गुड्स का वेयरहाउसिंग। डिलीवरी व्हीकल ऑपरेशन, कौन से डिलीवरी व्हीकल से आप गुड्स भेजेंगे कस्टमर के तक, कंज्यूमर तक, तो वो सारी एक्टिविटीज भी कहाँ पाएगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर।
ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड शेड्यूलिंग, कंज्यूमर हमें ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर का प्रोसेसिंग करेंगे, कौन से ऑर्डर को पहले देना है, कौन से ऑर्डर को बाद में देना है, यानी कि ऑर्डर का शेड्यूलिंग, ये सारी एक्टिविटीज भी कहाँ पे आएगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। तो एक चीज का ध्यान रखना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर सिर्फ मूवमेंट की एक्टिविटी नहीं आएगी, कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, उसका प्रोसेसिंग एंड उसका शेड्यूलिंग, ये सारी एक्टिविटीज भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगी। एंड डिलीवरी व्हीकल का ऑपरेशन, ये सारी एक्टिविटीज भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगी। मार्केटिंग एंड सेल्स यानी कि मीन्स बाय विच कस्टमर आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, उसके लिए मैं जितना भी मार्केटिंग करूँ वो सारी एक्टिविटीज आएगी। मार्केटिंग एंड सेल्स इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी, मेरे प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, वो प्राइस सिलेक्शन करने के लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करूँ वो कहाँ पे आएगी, मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, कौन से मोड से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेल से करना है, एयर से करना है, रोड से करना है, ये सब चैनल का सिलेक्शन करने के लिए मैं कुछ इवेल्यूएशन करूंगा, और वो इवेल्यूएशन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो कहाँ पे आएगी, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो सिर्फ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर कंफ्यूज मत होना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सिलेक्शन आएगा मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर, एंड डिलीवरी व्हीकल का ऑपरेशन, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पे आएगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। मेरे प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए वो मैं कहाँ पे करूंगा, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में सिर्फ क्या होगा, कस्टमर को गुड्स डिलीवर होगा, उसके लिए डिलीवरी व्हीकल का ऑपरेशन, वो सारी एक्टिविटीज आएगी। पर मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर सब चीज़ होगी, कस्टमर को प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग करना, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज आएगी मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर। एंड आफ्टर सेल सर्विस को समझाने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलेशन करेंगे कस्टमर के घर पे, पार्ट रिपेयर करेंगे, वो सब चीज़ें कहाँ पे आएगी, आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या आएगा, कस्टमर को गुड्स डिलीवर करना, फिर कस्टमर के घर पे मैं अगर गुड्स इंस्टॉल करता हूँ तो वो कहाँ पे आएगा, आफ्टर सेल सर्विस के अंदर। तो आई थिंक 5 एक्टिविटी कौन कौन सी होती है वो क्लियर है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी, इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन रिफर केस स्टडी नंबर 1, उसका सब पॉइंट 1 है पेज नंबर 13.5 के ऊपर, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में पेज नंबर 13.5 के ऊपर आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि रिटेल सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी। सवाल ये आता है कि रिटेल सेक्टर में अलग से प्राइमरी एक्टिविटीज देखने की जरूरत क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ऑपरेशंस में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होगी, कहना इस रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में होने तक जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे फॉलो होगी, ऑपरेशंस के अंदर। तो ये सब चीज़ रिटेल सेक्टर के अंदर तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रिटेल सेक्टर में क्या होगा कि मैं सप्लायर के पास से गुड्स खरीदूंगा और वही गुड्स कस्टमर को एज इट इज बेच दूंगा। यानी कि रिटेलर के केस में रॉ मटेरियल का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में होगा, ये सारी एक्टिविटीज रिटेलर के केस में नहीं होगी। तो उस केस में मैं ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड करूँ। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या होगा कि फिनिश्ड गुड्स का कन्वर्जन होगा, वेयरहाउस में स्टोर करेंगे एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर करेंगे। पर यह सब चीज़ हो सकता है रिटेल सेक्टर के अंदर ना हो, क्योंकि रिटेल सेक्टर के अंदर तो कंज्यूमर हमारी शॉप पे आएगा और गुड्स खरीद के चला जाएगा। तो उस केस में मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करूं। तो ये 2-3 कॉम्प्लिकेशंस थे, उसको दूर करने के लिए रिटेल सेक्टर की अलग से देख लेंगे कि पांचों एक्टिविटी में रिटेल सेक्टर के अंदर क्या क्या फॉलो होगा। सबसे पहला पॉइंट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एंड रिटेल सेक्टर के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सेम होगा कि सप्लायर के पास से गुड्स खरीदेंगे और अपने गोडाउन में रख देंगे या तो अपनी शॉप में रख देंगे। डिलीवरी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स लोकेशन टू द रिटेल स्टोर। दूसरा पॉइंट ऑपरेशंस, तो यहाँ पे ऑपरेशन में क्या होगा, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, ये सारी एक्टिविटी किस में आएगी, ऑपरेशन। पर रिटेल सेक्टर में ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, 3 चीज़ आएगी, रनिंग ऑफ स्टोर, प्लानिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड लेआउट ऑफ द स्टोर। हमारे स्टोर का लेआउट कैसे होगा, कौन से प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए उसका प्लानिंग करना, एंड रनिंग ऑफ द स्टोर। वापस से बोल रहा हूँ 3 चीज़ें, रनिंग ऑफ स्टोर, कौन से प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री होगी उसका प्लानिंग करना, एंड लेआउट ऑफ द स्टोर। ये 3 चीज़ आएगी ऑपरेशंस के अंदर रिटेल सेक्टर के अंदर। एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपके घर का स्टोर है तो ये 3 चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या था कि फिनिश गुड्स कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका वेयरहाउस में स्टोरेज करेंगे एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर करेंगे। पर रिटेल सेक्टर के अंदर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आएगा कि कस्टमर वेटिंग टाइम एंड चेकआउट एक्टिविटी। अगर कस्टमर हमारी शॉप पे आएगा परचेस करने के लिए तो कस्टमर का वेटिंग टाइम क्या है, और कस्टमर को चेकआउट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो दोनों के अंदर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर है। 4th पॉइंट मार्केटिंग एंड सेल्स, दोनों के अंदर सेम है। एंड 5th पॉइंट आफ्टर सेल सर्विसेज, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट होगा कि कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न करता है तो वो रिटर्न को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो कहाँ पे आएगा, आफ्टर सेल सर्विस में।
तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज करेंगे एंड रिटेल सेक्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज करेंगे वो क्लियर है। रिटेल सेक्टर के अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन रिफर केस स्टडी नंबर 2 पेज नंबर 13.8 के ऊपर। तो हमने अभी तक क्या क्या दिखा कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वैल्यू चेन अगर हमें बनानी है तो वैल्यू चेन बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है वो एक सारी एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाएंगे, उसको कहेंगे वैल्यू चेन। तो ये हमने देखा कि विद इन द कंपनी क्या वैल्यू चेन होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू चेन क्या होगी। एक छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है पर फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले सप्लायर आएगा, सप्लायर डिलीवर करेगा फर्म को, फर्म डिलीवर करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाएगा बायर के पास एंड बायर फिर रिसाइकल करेगा या तो उसका डिस्पोजल करेगा। तो इसको कहेंगे पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन। तो विद इन द कंपनी क्या वैल्यू चेन होगी एंड पूरी इंडस्ट्री की क्या वैल्यू चेन होगी वो क्लियर है। सप्लायर होगा, फिर फर्म को डिलीवर करेगा, फर्म करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर अल्टीमेटली बायर के पास जाएगा एंड अल्टीमेटली रिसाइकल या तो डिस्पोजल हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन था कि बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। एकदम छोटा सा पॉइंट है। हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है वो सारी एक्टिविटीज़ को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो और उसका एनालिसिस करो, उसको क्या कहेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस। और उसका फायदा क्या होगा, उससे बेनिफिट क्या होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया वैल्यू चेन एनालिसिस करने से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कितनी है एंड नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ कितनी है। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे ताकि हमारा कॉस्ट सेव हो सके एंड वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ में हो सके उतने रिसोर्सेज अलोकेट करने की ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है। दूसरी चीज़ हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजन लाइक आउटसोर्सिंग। अगर आउटसोर्सिंग का डिसीजन लेना है, हो सकता है हमारी वैल्यू चेन का एनालिसिस करने से हम ये कंक्लूजन पे आए कि XYZ कंपनी ये सारी एक्टिविटीज़ हमसे अच्छी परफॉर्म कर सकती है, यानी कि उस केस में हम आउटसोर्सिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस करने से हमें ये भी फायदा होगा कि हम आउटसोर्सिंग का डिसीजन ले सकेंगे। तीसरी चीज़ अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू कॉस्ट लीडरशिप या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारी प्रोसेस का हमें एग्जैक्ट आइडिया होगा कि क्या हमारी प्रोसेस है तो हम हो सकता है कि कॉस्ट रिड्यूस भी कर सकें एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। ये मेरे घर का एग्जांपल नहीं है, मेरे घर के बेनिफिट्स नहीं है, केस स्टडी के अंदर पूछा था। आप केस स्टडी देखेंगे तो याद आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट डजंट अप्लाई टू सर्विस इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अप्लाई होगा, रिटेल सेक्टर में अप्लाई होगा, पर सर्विस इंडस्ट्री के केस में ये वैल्यू चेन आप अप्लाई नहीं कर सकते कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब चीज़ें आप सर्विस इंडस्ट्री के केस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग तो आप किसी के अंदर भी डाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि रिक्वायर इन डेप्थ प्रोसेस एनालिसिस। हमारी जितनी भी प्रोसेस फॉलो हो रही है वो प्रोसेस का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है। ये 3 पॉइंट, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो आप किसी के अंदर भी डाल सकते हो। कोई भी ना नहीं बोलेगा। कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी डिसएडवांटेज के अंदर आप ये डाल सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है या तो एक्सपेंसिव है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट takes decision like outsourcing based on financial factors and ignores non-financial factors like staff relationship with customer। हम आउटसोर्सिंग का डिसीजन तो ले लेंगे, पर आउटसोर्सिंग डिसीजन लेने से क्या होगा कि हमारे स्टाफ का जो भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो नहीं होगा। आउटसोर्सिंग करने से सीधा जिसको आउटसोर्स किया है वो कस्टमर को डिलीवर करेगा, यानी कि सिर्फ फिनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म में इंक्लूड किया है वैल्यू चेन एनालिसिस की। तो यानी कि बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होगा एंड उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, वो एक छोटा सा पॉइंट था जो हमने इस बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, पर एक केस स्टडी के अंदर पूछा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर आपके पास ये बुक है तो यू कैन राइट ऑन पेज नंबर 5, यहाँ पे जगह है तो आप लिख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा। हमने अभी ये देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। उसमें देखा प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, पर हमने अभी तक खत्म किया प्राइमरी एक्टिविटीज क्या क्या होगी। फॉर रिटेल सेक्टर देखा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखा, बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस देखा एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस देखा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वैल्यू शॉप मॉडल, जिसको कहा जाता है सर्विस वैल्यू चेन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई नहीं होता सर्विस इंडस्ट्री के केस में, सर्विस इंडस्ट्री के केस में वैल्यू शॉप मॉडल का यूज होता है।
तो वैल्यू चेन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो सारी एक्टिविटीज को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे एंड उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पर वैल्यू शॉप मॉडल क्या करेगा, वो 5 स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन। सबसे पहला आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे और देखने की ट्राई करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वैल्यू शॉप मॉडल सबसे पहले स्टार्ट करेगा कि आप ये देखो कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे सॉल्यूशंस लिस्ट डाउन करेगा कि इतने इतने सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तीसरा पॉइंट चूजिंग अमंग द सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन लिस्ट डाउन किए हैं उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। फोर्थ पॉइंट उसका एग्जीक्यूशन करो एंड फिफ्थ पॉइंट कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन करो। यानी कि वैल्यू शॉप मॉडल किसके ऊपर फोकस करेगा, प्रॉब्लम सोल्व करने के ऊपर। 3 चीजों की हेल्प लेगा, पीपल, नॉलेज एंड मनी। ये 3 चीजों की हेल्प लेके कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई करेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वैल्यू शॉप मॉडल, जो कि अप्लाई होगा सर्विस इंडस्ट्री के केस में। वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर। फिर हमने देखा इंडस्ट्री वैल्यू चेन क्या होगा एंड लास्ट में देख लिया वैल्यू शॉप मॉडल भी क्या होगा। तो कोई भी मॉडल हो, वैल्यू चेन एनालिसिस हो, या तो रिटेल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो, रिटेल सेक्टर के अंदर हो, या तो सर्विस इंडस्ट्री के केस में, सब केस में हमने ये देख लिया कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी। नाउ आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू चेन एनालिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो हमने ये तो देख लिया कि प्राइमरी एक्टिविटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होगी, फॉर रिटेल सेक्टर क्या होगी, सर्विस इंडस्ट्री के केस में वैल्यू शॉप मॉडल कैसे अप्लाई होगा। पर अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज पे आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज सब जगह सेम होगी। उसकी 4 पॉइंट आएंगे उसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी मेमोरी टेक्निक है कि HR टेक्नोलॉजी प्रो थी इसलिए फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, HR टेक्नोलॉजी प्रो थी इसलिए फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। HR के अंदर क्या आएगा, आपकी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं, उसका अपॉइंटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी कहाँ पाएगी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। सेकंड पॉइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आपको जिंदगी में कुछ भी काम करना है, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसके अंदर आपको कुछ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। वो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट सारी एक्टिविटीज कहाँ पे आएगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ध्यान से देखना, हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज को डेवलप किया गया। यानी कि ये सारी जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन करेगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहला पॉइंट था ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब चीज करने के लिए एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो उसकी रिक्रूटमेंट कौन करेगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये सारी एक्टिविटीज खत्म करने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कौन हमें देगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज। के अंदर क्या लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ करना होगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना होगा, एनी अदर नॉलेज यूज टू ट्रांसफर इनपुट इनटू द आउटपुट। एग्जांपल ERP सिस्टम आप इंप्लीमेंट करो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करो, तो ये सब चीज कहाँ पाएगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट प्रोक्योरमेंट, ऑल द एक्टिविटीज फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल मशीन्स। रॉ मटेरियल परचेस करने की जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो प्रोक्योरमेंट पाएगी। एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना यह है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट से, सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो एक्टिविटी क्या हुई, प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी। एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद सप्लायर अपने गोडाउन में से हमारे गोडाउन तक गुड्स भेजेगा, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पाएगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले स्टार्ट होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद सप्लायर जो गुड्स भेजेगा उसको कहेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यानी कि सबसे पहले परफॉर्म होगा प्रोक्योरमेंट, जो कि आता है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर, उसके बाद परफॉर्म होगी प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ तक ठीक है, ओके। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर किस किस चीज का प्रोक्योरमेंट होगा, रॉ मटेरियल, मशीन्स का प्रोक्योरमेंट, सप्लाईज, कोई भी चीज का प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ पे आएगी, इसके अंदर। एंड द फोर्थ पॉइंट फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कंपनी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब चीजें कहाँ पे आएगी, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो सारी एक्टिविटीज को प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जिसका यूज होगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी। कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया फटाफट ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया
लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज देखी, वैल्यू शॉप मॉडल देखा, उसके बेनिफिट्स देखे, उसकी क्रिटिसिज्म देखी। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वैल्यू चेन एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ही हवा में अरेंज नहीं कर सकते। वो इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको कहा जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस हमें क्या कहना चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जब भी आप कोई नए बिजनेस में एंटर करने के बारे में सोचो, जब भी आप कोई नई इंडस्ट्री में एंटर करने के बारे में सोचो, तो इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले आपको ये 5 चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ये 5 चीज़ों के बारे में सोचने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हो। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। कौन कौन सी 5 चीज़ें, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है वो इंडस्ट्री के अंदर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है वो इंडस्ट्री के अंदर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसेस क्या है, एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कितनी है। वन बाय वन सारे पॉइंट देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कब ज्यादा होगा, जब सप्लायर्स आर फ्यू, मार्केट में 1 या 2 ही सप्लायर है पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के, यानी कि मार्केट के अंदर ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, तो उस केस में सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब ज्यादा होगा। ये 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, आप एक बार एग्जांपल देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर्म्स वेरी लो पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर कस्टमर। ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो मेरा कस्टमर यूज करेगा, वो कस्टमर की टोटल कॉस्ट में से ये मटेरियल की कॉस्ट एकदम इनसिग्निफिकेंट है। मान लीजिए 1 to 3% है, तो मेरा कस्टमर क्या बोलेगा कि तू मुझे अगर सस्ता देगा तो तेरे पास से परचेस करूंगा, वरना मैं कहीं और से परचेस कर लूंगा, क्योंकि ये मटेरियल की वैल्यू मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। तो उस केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर ज्यादा होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा। तो आप देखने से पता चल जाएगा। एक एग्जांपल है कि ई बुक इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है कि पेपर इंडस्ट्री, यानी कि मुझे पेपर इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, तो मुझे ये देखना होगा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मेरा होगा ई बुक। तो पेपर इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले मुझे ये सोचना होगा कि ई बुक का मेरे लिए थ्रेट है। तो ये फैक्टर को ध्यान में रखे अगर मुझे ठीक लगता है तो इंडस्ट्री में एंटर करूंगा। फोर्थ पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसेस, कि मार्केट में एंटर करने के लिए, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए स्टार्टअप कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगता, तो यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, नो स्किल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसेस ज़्यादा है, एक बार देखने से ही पता चल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, यानी कि इंडस्ट्री स्लो ग्रोइंग, इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी कंपनी जो भी इंडस्ट्री के अंदर है उसका ग्रोथ रेट एकदम कम है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये 5 पॉइंट के बारे में ध्यान रखना होगा। फटाफट डिस्कस करते हैं कौन कौन से 5 पॉइंट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू एंट्रेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू एंट्रेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। वापस एक बार, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने सारे एग्जांपल्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडी दी है पेज नंबर 1.13 के ऊपर, एंड केस स्टडी नंबर 4 उसका सब पॉइंट 1 पेज नंबर 13.414 के ऊपर देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से अटेंड कर पाएंगे। तो ये हमने क्या देखा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, जो कि वैल्यू चेन एनालिसिस का पार्ट था। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें हमने खत्म किया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। नाउ कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस हमें यह सिखाएगा कि आपको विद इन द इंडस्ट्री कौन से सेगमेंट में जाना चाहिए। एक एग्जांपल लूँ तो आपने डिसाइड किया कि आपको मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना है। अभी वो इंडस्ट्री के अंदर आपको टायर का मैन्युफैक्चरिंग करना है, ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करना है, टायर का ट्रेडिंग करेंगे, ग्लास का ट्रेडिंग करेंगे, ये सब चीज़ कौन सिखाएगा, सेगमेंटेशन एनालिसिस। यानी कि विद इन द इंडस्ट्री आपको कौन से सेगमेंट में जाना है वो हम डिसाइड करेंगे सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंदर। 5 स्टेप यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगराइज इनटू इंडस्ट्री। इट कैन बी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जियोग्राफी और कस्टमर। यानी कि सबसे पहले आपको इंडस्ट्री को वेरियस सेगमेंट के अंदर डिवाइड करना है। हो सकता है कि प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करो, हो सकता है जियोग्राफी वाइज करो, हो सकता है कस्टमर वाइज करो। हमारे इस एग्जांपल में हमने लिया प्रोडक्ट वाइज। तो सबसे पहले पॉइंट में आप सेगमेंटेशन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। सेकंड पॉइंट में आप सेगमेंट मैट्रिक्स बनाओ। सेगमेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कि प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई।
होलसेलर एंड रिटेलर। तो मैं प्रोडक्ट एक्स में होलसेलर करूँ, प्रोडक्ट एक्स में मैं रिटेलर बनूँ, या मैं प्रोडक्ट वाई में होलसेलर बनूँ या प्रोडक्ट वाई में रिटेलर बनूँ। ये इस एग्जाम्पल में मैंने प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाइज मैट्रिक्स बनाया। हो सकता है कोई और बेसिस भी हो कि प्रोडक्ट एक्स में नॉर्थ में, प्रोडक्ट एक्स में साउथ में, तो ये भी मैंने एक अलग मैट्रिक्स बनाया प्रोडक्ट वाइज एंड जियोग्राफिकल एरिया वाइज। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेगमेंटेशन वेरिएबल आइडेंटिफाई करूंगा एंड सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेगमेंट मैट्रिक्स बनाऊंगा। इट कैन बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट वाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाइज या तो जियोग्राफिकल एरिया वाइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मैं क्या करूंगा, सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, कुछ नहीं है इसमें, प्लस इंटर रिलेशनशिप अमंग द सेगमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कौन से सेगमेंट मेरे लिए अट्रैक्टिव है और ये सारे सेगमेंट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है वो मैं थर्ड स्टेप में देखूंगा। तो पहले स्टेप में मैंने सेगमेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, फिर सेगमेंट मैट्रिक्स बनाया, सेगमेंट मैट्रिक्स बनाने के बाद सारे सेगमेंट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है वो थर्ड स्टेप में देखूंगा। फोर्थ स्टेप कहता है आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट। ये सेगमेंट के अंदर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मेरे सक्सेस के लिए कौन सा फैक्टर क्रिटिकल है। एग्जाम्पल, क्वालिटी, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि सारे सेगमेंट के लिए आपको ये देखना होगा कि इस सेगमेंट में मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है तो कौन सा फैक्टर मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इस सेगमेंट में मुझे अगर एंटर करना है तो कौन सा फैक्टर मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनेगा और आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, उससे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से सेगमेंट में एंटर कर सकते हो। यानी कि फोर्थ स्टेज में आप क्या देखेंगे कि सारे फैक्टर्स की, सारे सेगमेंट्स की कौन कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट, यानी कि आप एक सेगमेंट में एंटर करेंगे या एक से ज़्यादा सेगमेंट में एंटर करेंगे। यानी कि आप प्रोडक्ट एक्स में नॉर्थ में भी जाएंगे, साउथ में भी जाएंगे, तो यानी कि आपने एक से ज़्यादा सेगमेंट डिसाइड किए। तो 5 स्टेप एकदम ईजी है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो सेगमेंटेशन वेरिएबल, दूसरा पॉइंट सेगमेंट मैट्रिक्स बनाओ, तीसरा पॉइंट सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस देखो, फोर्थ पॉइंट सारे सेगमेंट में कौन सा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो देखो, एंड फिफ्थ पॉइंट ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट देखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं था कि सेगमेंटेशन एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर भी हमने एक बार देख लिया ताकि क्लियर हो जाए। आप 5 स्टेप एक बार देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस देख लिया एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस देख लिया। ये हमें हेल्प करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना है वो डिसाइड करने के लिए, और ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा कि एक बार इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के बाद कौन से सेगमेंट में जाना है। अब थर्ड पॉइंट इज कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब हुआ कि ऐसा तो क्या है जो सिर्फ आपके पास है और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, और क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूं तो गूगल का एल्गोरिदम गूगल का कोर कॉम्पिटेंस हुआ, सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ कोका कोला, डोमिनोज की 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवरी करने की स्पीड, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंस हुई। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब वापस से एक बार कि ऐसा तो क्या है जो सिर्फ आपके पास है और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि ये कोर कॉम्पिटेंस दो चीज़ों से आएगा। सबसे पहली चीज़ आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज हो सकते हैं टेंजिबल हो या तो इनटेंजिबल हो, एंड एक बार रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रोडक्टिव वे में यूज़ होना चाहिए, यानी कि आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो कोर कॉम्पिटेंसी दो चीज़ों से आएगी, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में आप 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ये सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को आपको वैलिडेट करना होगा, यानी कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आज की तारीख पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। आपको रेगुलर इंटरवल पे ये देखना होगा कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। नोकिया ने अपना कोर कॉम्पिटेंस वैलिडेट नहीं किया था, बजाज ऑटो ने अपना कोर कॉम्पिटेंस वैलिडेट नहीं किया था, और उसके बेसिस पे उसको क्या नुकसान हुआ वो हम सबको पता है। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना होगा कि आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी की वैलिडिटी चेक करनी होगी। एक बार ये चेक करने के बाद आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बाकी के 3 पॉइंट हैं वो रिलेटेड है कोर कॉम्पिटेंसी का यूज़ से। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी दूसरी जगह पे यूज़ करनी हो तो आप अपने दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जोमेटो का एग्जिस्टिंग बिजनेस था फूड डिलीवर करना, तो उबर ने एंटर किया उबर ईट्स के अंदर, यानी कि उबर के पास ऑलरेडी कुछ कोर कॉम्पिटेंस था, तो उबर ने जोमेटो जैसे बिजनेस के अंदर यानी कि अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अपना कोर कॉम्पिटेंस यूज़ किया। ये हुआ सेकंड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी का यूज़ आप कोई नए बिजनेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट।
थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को रेगुलर इंटरवल पे रिकॉन्फ़िगर करता रहना होगा, वरना क्या होगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को, आपके वैल्यू चेन को कॉपी करने के चांसेस है अगर आप कोर कॉम्पिटेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यानी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको रेगुलर इंटरवल पे करना होगा, वरना आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है कि आपकी वैल्यू चेन कॉपी करेगा। तो कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कोर कॉम्पिटेंस जो है वो आज की तारीख पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। उसके बाद वो कोर कॉम्पिटेंसी का 3 जगह पे यूज करेंगे। अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस में कर सकते हैं, कोई नए बिजनेस के अंदर कर सकते हैं, और कोर कॉम्पिटेंसी को रेगुलर इंटरवल पर रिकॉन्फ़िगर करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो हमने अभी तक ये देखा कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, उसमें देखा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होगा, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस क्या होगा, एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस क्या होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पर उससे पहले ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा, सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये चैप्टर हमें बोलता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरीके से मिल सकता है, यानी कि बाकी के कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आप 2 चीज़ों से कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एडवांटेज या तो लो कॉस्ट एडवांटेज। आपका प्रोडक्ट पूरे मार्केट से अलग होना चाहिए, उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सबसे सस्ता है, या तो आप अपने कॉम्पिटिटर से सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचो, या तो आप अपने कॉम्पिटिटर से सबसे अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, तो ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। वो किस तरह से मिल सकता है वो यहाँ पे लिखा है। लो कॉस्ट एडवांटेज भी किस तरह से मिल सकता है वो यहाँ पे लिखा है। एक मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन था, वो फटाफट देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज स्ट्रेटेजी अगर कोई कंपनी अप्लाई करती है तो उसके अंदर रिस्क क्या होगा। तो पहला पॉइंट कि कस्टमर अगर प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो ही डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई हो सकती है। मान लीजिए कि आज एप्पल ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि उसकी क्वालिटी सारे मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर एक रिस्क है कि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर प्राइस में चेंज आया तो कस्टमर का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। एंड दूसरा रिस्क ये है कि कॉम्पिटिटर्स आपकी स्ट्रेटेजी रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो कॉपी मार सकते हैं। तो ये दोनों रिस्क है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के अंदर। लो कॉस्ट एडवांटेज के अंदर क्या रिस्क है, जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटर इसके अंदर भी तो कॉपी मार सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज। अगर आप इतना ज़्यादा लो कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आप क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो हमने अभी तक ये देखा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरीके से लिया जाता है, डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड लो कॉस्ट एडवांटेज। डिफरेंशिएशन के अंदर रिस्क क्या होगा एंड लो कॉस्ट के अंदर क्या रिस्क होगा वो हमने देख लिया। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रिस्क होगा एंड लो कॉस्ट के अंदर क्या रिस्क होगा। ये सब पॉइंट भी वो क्वेश्चन के अंदर थे, पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, यानी कि डिफरेंशिएशन एडवांटेज एंड लो कॉस्ट एडवांटेज, ये दोनों एडवांटेज गेन करने के लिए आप वैल्यू चेन एनालिसिस का कैसे यूज कर सकते हो, इज द नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके अंदर 3 चीजें आएगी, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस एंड वर्टिकल लिंकेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लो कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले सबसे सस्ती होनी चाहिए। तो यानी कि वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके मैं लो कॉस्ट एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, वो कौन सिखाएगा, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस। आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे, एकदम फालतू कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी प्रोसेस फॉलो हो रही है। जाहिर सी बात है वैल्यू चेन एनालिसिस में हम यही करेंगे, और वैल्यू चेन अप्रोच का यूज करके अगर मुझे लो कॉस्ट एडवांटेज ऑब्टेन करना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मुझे यही आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कितनी है। सेकंड स्टेप, एट्रीब्यूट टोटल कॉस्ट इनटू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। टोटल कॉस्ट को कौन सी प्रोसेस का कितना कॉस्ट है उसमें बाइफरकेट करना है। उसके बाद आपको 2 चीजें करनी है, डिसाइड कॉस्ट ड्राइवर एंड आइडेंटिफाई लिंक्स बिटवीन प्रोसेस। कॉस्ट ड्राइवर मतलब मेरी कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा। मान लीजिए कि मैं आपको मटेरियल डिलीवर करता हूं तो मुझे डिलीवरी की कॉस्ट लगेगी, तो डिलीवरी के कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है। तो यानी कि कॉस्ट ड्राइवर का मतलब आपकी कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा। तो सेकंड स्टेज में आप क्या करेंगे, एट्रीब्यूट टोटल कॉस्ट इनटू ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। टोटल कॉस्ट को प्रोसेस के अंदर एट्रीब्यूट करने के बाद आपको 2 चीजें करनी है, वो एक्टिविटीज का कॉस्ट ड्राइवर क्या है एंड आइडेंटिफाई लिंक्स बिटवीन प्रोसेसेस। और ये डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आपको लास्ट स्टेज में ये देखना है कि इवेल्युएट अपॉर्चुनिटी फॉर अचीविंग कॉस्ट एडवांटेज। एकदम फालतू पॉइंट था, ऐसा इंस्टीट्यूट कभी ये नहीं पूछेगा कि इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, ये फालतू 5 पॉइंट थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, यानी कि ये डिफरेंशिएशन एडवांटेज अगर आपको ऑब्टेन करना है यूजिंग वैल्यू चेन अप्रोच तो आप कैसे कर सकते हैं। एकदम फालतू 3 पॉइंट है, इसके अंदर भी कोई भी ये 3 पॉइंट बना सकता है। सबसे पहला पॉइंट है आपको अपनी प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी होगी। सेकेंड पॉइंट,
आपको ये देखना होगा कि ये प्रोसेस के अंदर क्या मैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एंड थर्ड पॉइंट, अगर कर सकता हूँ तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। 3 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रोसेस कितनी है। सेकंड पॉइंट, ये प्रोसेस के अंदर क्या मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एंड थर्ड पॉइंट के अंदर अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो ये हुआ इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। लास्ट पॉइंट, वर्टिकल लिंकेज। क्या होता है, आपको वर्टिकल एनालिसिस करना है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आपका सप्लायर यहाँ पे है और आपका कस्टमर यहाँ पे है, इसको कहेंगे वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। आपको क्या करना है, आपके सप्लायर की वैल्यू चेन क्या है वो देखना है, कस्टमर की वैल्यू चेन क्या है वो देखना है। सप्लायर आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा तो आपको ये देखना है कि आपके सप्लायर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी वैल्यू चेन फॉलो कर रहा है और क्या ये वैल्यू चेन मैं भी फॉलो कर सकता हूँ। इसको कहेंगे अपस्ट्रीम एनालिसिस और इसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम एनालिसिस। मान लीजिए कि ये कस्टमर है, मान लीजिए कि आपके होलसेलर या तो रिटेलर आपका कस्टमर है, तो आपको ये देखना है कि क्या मैं होलसेलर बन सकता हूँ, क्या मैं खुद रिटेलर बन सकता हूँ, उसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम एनालिसिस। ऐसा करने के लिए आपको कस्टमर कौन सी वैल्यू चेन फॉलो कर रहे हैं वो देखना होगा। तो वर्टिकल लिंकेज में हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन देखेंगे एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके सप्लायर की वैल्यू चेन क्या है एंड कस्टमर की वैल्यू चेन क्या है, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाएंगे कि आप वो खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, उसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। उसमें सबसे पहले देखा वैल्यू चेन क्या होगा, उसके बाद देखा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होगा, उसके बाद देखा बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। उसमें देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वैल्यू चेन कैसे होगी, रिटेल सेक्टर के अंदर वैल्यू चेन कैसे होगी, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू शॉप मॉडल होगा। फिर हमने देखा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके अंदर 3 पॉइंट होंगे, एंड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके अंदर भी 3 पॉइंट देखे। अभी हमारा ब्रॉडली चैप्टर खत्म हुआ, अभी 2 ही चीज बाकी रहेगी, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। पर विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो आई डोंट थिंक कि इस लेवल पे कुछ समझाने की जरूरत है। आप इतना देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था चैप्टर के कवरेज में कि कोई भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, अगेन सही, कोई भी कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा या 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखा जाएगा तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हमने वैल्यू चेन एनालिसिस एकदम डिटेल में देखा, उसमें देखा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एंड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी की क्या औकात है। फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि सीए फाइनल में कोचिंग इंडस्ट्री में कॉस्टिंग में मेरी क्या औकात है, अगर वो मैं देखूं तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है उसका एनालिसिस किया। ये चैप्टर बोलता है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी इंडस्ट्री के अंदर कैसी होगी, ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज क्या है, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, तीसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कल्चर सिस्टम, ये सब चीज़ क्या है। वापस से बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का मतलब हुआ कंपनीज रिलेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री, यानी कि कंपनी की इंडस्ट्री के अंदर क्या औकात है। और 3 चीज़ें अफेक्ट करेगी कि आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसी होगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कल्चर एंड सिस्टम। तो हमने ये देख लिया कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस का क्या मतलब हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मेरे कॉस्ट को ड्राइव कौन करेगा, उसको कहेंगे कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जांपल मेरे डिलीवरी कॉस्ट को ड्राइव करेगा नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो यानी कि नंबर ऑफ डिलीवरीज इज अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर डिलीवरी कॉस्ट। तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में हम यही चीज़ करेंगे कि जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। ट्रेडिशनली क्या होता था कि वॉल्यूम या तो आउटपुट को कॉस्ट ड्राइवर माना जाता था, यानी कि आप जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, यानी कि टोटल कॉस्ट को एक ही चीज़ ड्राइव करेगी, वो है आपका वॉल्यूम या तो आउटपुट। बट आज के ज़माने में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, ये बोलता है कि 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। उसमें पहला है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल क्या है, स्कोप क्या है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, आप लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो उस केस में भी आपके कॉस्ट के ऊपर कुछ इंपैक्ट आएगी, यानी कि आपका कॉस्ट ड्राइवर कैसा होगा वो 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। उसमें पहला है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि आपका स्केल एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। एंड दूसरी चीज़
एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसीजन लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। सिर्फ वॉल्यूम या तो आउटपुट आपका कॉस्ट ड्राइवर नहीं हो सकते। आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन लिया है, फॉर एग्जांपल आपने इंप्लीमेंट किया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM इंप्लीमेंट किया है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ड्राइवर कुछ अलग होगा। यानी कि आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है एंड कौन कौन से डिसीजन आपने एग्जीक्यूट किए हैं, यानी कि आप एग्जीक्यूशनल डिसीजन क्या लोगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस रिलेवेंट नहीं था। ये चैप्टर हमें एक ही चीज़ बताना चाहता है कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया, सिर्फ कि स्ट्रेटेजिक नाम था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आखिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इसको इंट्रोड्यूस किया, बेसिक सारी चीज़ें बात की है कि कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, उसको एनालिसिस करने में क्या करेंगे, इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है वो क्या करेंगे, डिटेल में सब चीज़ आएगी कि अगर आपको कॉस्ट अचीव करना है तो चैप्टर नंबर 4 में कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो चैप्टर 1 का एक ही आइडिया था, एक ही चीज़ थी कि उसके अंदर आपको बेसिक आइडिया देना था पूरे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, सारी चीज़ के बारे में ब्रॉडली डिस्कस किया है। अभी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं आएगा कि दो टाइप के कॉस्ट ड्राइवर होंगे, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वापस से एक बार हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया। 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को थोड़ा फर्दर एक्सटेंड किया था, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। 5 पेज का पूरा चैप्टर था, इसमें 5th पेज के अंदर तो लिमिटेड कंटेंट था, तो यानी कि 4 पेज का पूरा चैप्टर गिन सकते हैं। 5th पेज के ऊपर तो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ही था। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।